अ, नमस्कार साथियों। व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे मैं राम जी आपका स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं आज एक और नए प्रयास के साथ, एक और नए विश्लेषणात्मक विषय वस्तु के साथ। और आज के इस टॉपिक को, जो दरअसल टॉपिक है भारत का दूरसंचार क्षेत्र, आपके अर्थव्यवस्था खंड और कुछ हद तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपसे मतलब उससे आप जोड़कर देख सकते हैं। साथियों, निसंदेह विगत वर्षों में अगर अर्थव्यवस्था के कई आयाम को अगर आप देखने का प्रयास करें, जिसमें अगर आप 90 के दशक में देखें, अगर उस दशक में जाकर आप इमेजिन के तौर पे अगर देखना चाहें, तो निसंदेह कृषि व्यवस्था को कहीं न कहीं एक आधार मिलता था। तत्कालिक तौर पे निसंदेह उस व्यवस्था में बहुत सारे ऐसे रोजगार सृजन हेतु आई थी, जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था का मतलब कोर कहा जाना लाजमी था। उसी क्रम में अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदला, दिन बदले, समय बदला और अंततः हम उस फेज में आ गए जहां जहां अर्थव्यवस्था का मतलब महज सिर्फ आपको ध्यान में आवाज आ रहा होगा, शायद वो एम्बुलेंस होगा या फिर एम्बुलेंस तो नहीं, पेट्रोलिंग वाले जो होते हैं ना, वो होंगे। बहरहाल ये भी दूरसंचार से भी जोड़कर आप देख सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा। बहरहाल तो भारत का दूरसंचार क्षेत्र, आज इसके बारे में हम दरअसल चर्चा करने वाले हैं। इसी क्रम में हमने कुछ समझने का प्रयास करा कि 90 के दशक में, 80 के दशक में आज़ादी के बाद की स्थिति हमारी जो रही अर्थव्यवस्था के सापेक्ष, वो कहीं न कहीं कृषि व्यवस्था के साथ साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे। 90 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान होना, कहीं न कहीं जो ग्लोबलाइजेशन वाली जो स्थिति है, जिस पे हमने विस्तार से विगत सेशन में बात करा है, उसके बाद स्थिति बदलती चली गई और आपके जो आयाम रहे, जो बेसिक्स रहे आपके अर्थव्यवस्था का, वो न सिर्फ मतलब कि न सिर्फ कृषि रहा, बल्कि उससे इतर जो दूरसंचार है, दरअसल जो आईटी सेक्टर है, विच मीन्स तकनीकी क्षेत्र, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका भी विस्तार बहुत तेज गति से हुआ। और आप एक क्रम में इसके आधार या यूं कह लें इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए आप अपने अर्थव्यवस्था का विकास सोच सके। निसंदेह आज भी वो स्थिति पर्याप्त तरीके से हमारे देश में ये नहीं हो सका है जहां हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अब तो पर्याप्त संरचना है जिसके माध्यम से ये इसका लाभ हम अपनी अर्थव्यवस्था को दे पाएंगे। आज भी बहुत सारे किंतु परंतु हैं, जिनमें हम डिजिटल डिवाइड जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे आने वाले समय में इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव इकोनॉमी के साथ जो एक गैप है, एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल गैप, उसको हम कैसे भरपाई करेंगे। हमने कई बार इसे देखने का प्रयास करा है। बहरहाल टॉपिक की ओर वापस लौटते हैं और भारत का जो दूरसंचार क्षेत्र है, टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र है, इसके बारे में आज विचार करते हैं। मैं अगर इस टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले अगर कहूँ कि शायद ही आपके जहन में ये शब्दावली आया हो ना हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं इसके लाभार्थी जरूर रहे होंगे। सीधे तौर पर ये कहें तो आपने कॉलिंग का बात, कॉलिंग वगैरह जरूर किया होगा। आपने इंटरनेट की जो सुविधा है, उसकी जो लाभार्थी है, वो जरूर आपने लाभ अर्जित किया होगा। तो वही मैं आगे बताऊंगा कि इसकी जो शुरुआत हुई और जो वर्तमान स्थिति है, इसके क्रम में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और वर्तमान समय में कौन से चुनौती हमारे समक्ष हैं, जिसको पूरे तरीके से व्यवस्थित करते हुए इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। तो टॉपिक है भारत का दूरसंचार क्षेत्र, और इस टॉपिक को जिस सवाल के माध्यम से दरअसल हम लोग व्याख्यान में लाएंगे, वो सवाल कुछ इस प्रकार से होगा। भारत में दूरसंचार क्षेत्र के प्रमुख विकास एवं दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित चुनौतियां, यानी कि आज की जो अवस्था है हमारा, यहाँ तक पहुंचने में किन किन प्रकार की जो कहते हैं ना उत्प्रेरक एनालिस्ट, उत्प्रेरक कारक, किसके वजह से हम इतना बेहतर कर सके, वो समझने का प्रयास करेंगे। और बेहतर करने के क्रम में आगे व्यवस्थित आगे की समस्या को समाधान करने के क्रम में किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ रहा, किस प्रकार की समस्या से दरअसल हम लोग ग्रसित हैं इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही प्यारा तो नहीं कह सकते, बट हाँ इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इससे जुड़े सवाल संभवतः आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, चाहे अर्थव्यवस्था के खंड में मिले, चाहे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के खंड में मिले, या फिर सामाजिक जो सोशल जस्टिस है, क्योंकि आप व्यवस्थित तरीके से नेट का यूज कर पा रहे हैं। हमारे गांव में जो ग्रामीण परिवेश है, वहाँ प्रॉपर तरीके से फाइबर का पहुंच न हो पाना कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस के विरुद्ध है। तो सोशल जस्टिस पर्सपेक्टिव से भी ये चीजें समझी जा सकती है, बताई जा सकती है। कुल मिलाकर के जब आप इसके और ब्रॉड नेचर को समझने का प्रयास करेंगे, तो ऐसे में भी चूंकि हम इंक्लूसिव इकोनॉमी की बात करते हैं, सोशल जस्टिस को इंक्लूड करते हुए, तो उस तमाम क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है आपको एक अलग पहचान दे सकता है, अलग एक आधार बता सकता है। हालांकि जब जोड़ने की बात करेंगे तो कहीं से कहीं भी जोड़ा जा सकता है। बहरहाल तो आइए सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में दूरसंचार क्षेत्र के प्रमुख विकास चालक क्या रहे।
कुल मिलाकर के हम ये समझने का प्रयास करें कि 2020 के पहले या यूं कह ले जियो कब आया था, 2014 के आसपास, 14, 15, 16 के आसपास इसकी स्थिति, मतलब शुरू में फ्री या फिर वगैरह वगैरह जो होगा आप जानते होंगे। तो उसके पहले दरअसल कई दफा मुझे भी जो मेरी याददाश्त है वो कहती है कि 1 GB के लिए संभवतः आपको, ध्यान में तो नहीं आ रहा बट हाँ दैट वाज अराउंड 200 रुपीज। एयरटेल बहुत ज्यादा और वोडाफोन उस वक्त ये चलता था, मतलब 200 रुपये आप ये रिचार्ज कराएंगे तो आपको कुछ 1 GB 2 GB के आसपास मिलता था और पूरे महीने चलते थे। तो एक तरीके से हम बहुत मतलब कठिन सिचुएशन से उभर करके इन द सेंस ऑफ क्या कह सकते हैं, मतलब कि डेटा के यूज में आज हम उस अवस्था में हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो डेटा का जो एक सस्ता है, आई मीन सबसे कम डेटा जहाँ, मतलब सबसे कम वैल्यूएशन ऑफ डेटा जो मिलती है भारत में मिलता है। यूं कहें तो सबसे सस्ता डेटा भारत में मिलता है। कैसे उत्पन्न हो पाया, आई मीन ये समस्याएं, माफ कीजिएगा, ये स्थिति कैसे हम सभी इस स्थिति तक कैसे पहुंच सके, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात, टॉपिक के बाद मैं हेडलाइन में एक बार फिर से कह दूं, भारत में दूरसंचार क्षेत्र के प्रमुख विकास चालक कौन से हैं, इस दरअसल टॉपिक को समझने का प्रयास करें। इस क्रम में सबसे पहली बात कही जा रही है डिजिटल इंडिया पहल। मैंने अपने व्याख्यान में कई दफा इस बात को जिक्र करा है साथियों कि जब भी किसी भी क्षेत्र का पुनरुत्थान करना होता है, उसको फिर से अगर जागृत करते हुए बड़े पैमाने पर लाना होता है, तो कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था, कोई एक जो कम्युनिटी है उसके द्वारा कर दिया जाए, संभवतः ऐसा कम देखा गया। एग्जाम्पल बहुत कम ऐसे मिलते हैं। इन तमाम प्रयासों में अगर सरकार का प्रयास भी कहीं न कहीं जुड़ जाए, या यूं कह लें कि सरकार के नजर में, या यूं कह लें सरकार के प्रयास भी इस प्रकार के उत्थान में जुड़ जाए, तो स्थिति बहुत बेहतर हो जाती है। क्योंकि आप एक बंद अर्थव्यवस्था में हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि अर्थव्यवस्था तो खुली अर्थव्यवस्था है, लेकिन इस अर्थव्यवस्था के अंदर भी एक तरीके से एक अमूर्त लिमिटेशन है, और उस लिमिटेशन का जो डोर है, एक तरीके से जो धागा है, वो कहीं ना कहीं सरकार के पास है। वो नियमावली के अनुसार, वो एक तरीके से नियम कानून के अनुसार, वो दरअसल टैक्सेशन आदि, ये इन तमाम प्रकार है। इसके माध्यम से आपके ऊपर सरकार के द्वारा बहुत से मायने में जो दरअसल एक चीजें हैं ड्राइविंग सीट पे, वो यूज करा जा सकता है। तो सबसे पहली बात कही जा रही है कि जो सरकार के द्वारा बहुत सारा पहल लाए गए, विशेष तौर पर डिजिटल, मतलब डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, तो ये पहल लाना निसंदेह शुरुआती दौर में जब कोई भी ये आता है, योजनाएं आती है, तो बहुत ज्यादा उसकी दूरदर्शिता के साथ हम लाभ नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उतनी शक्ति दरअसल नहीं होती है। ऐसे, हालांकि मैं तो उस वक्त इस अवस्था में नहीं था कि मैं अपने अर्थव्यवस्था को समझ सकूं, 2015-14 की बात है, 10 साल पहले की बात है। खैर, तो डिजिटल इंडिया पहल कहीं ना कहीं ये चीजें रही शुरुआती दौर में हमारे जो कम्युनिकेशन, दरअसल ये दूरसंचार क्षेत्र है, इसको आगे बढ़ाने का। अगर हम ये समझने का प्रयास करें, निसंदेह भारत सरकार के द्वारा 2015 में ये बातें लाई गई थी, ये जो योजना है वो लाया गया था। अगर मैं आपसे बिना किसी मतलब किंतु परंतु के एक सवाल पूछूं कि सरकार का मकसद क्या होता है, किसी भी योजनाओं के लाने के पीछे का मकसद क्या होता है ना, उनकी जो एक विचार है वो विचार क्या होता है, तो बहुत सारी बातें दरअसल बताई जा सकती है, जिसमें कुल मिलाकर के उन तमाम बातों का लबो लबाब क्रक्स ये होगा कि भारत वेलफेयर, एक तरीके से यानी कि सामाजिक कल्याण, सरकार के द्वारा जो भी चीजें लाई जाती है, क्योंकि ये सरकार क्या है फिलहाल अभी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सॉरी कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट तो है नहीं, हम एक तरीके से मिश्रित गवर्नमेंट कह सकते हैं, क्योंकि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी के तौर पे है। तो सरकार भी उसी तरीके से, भले लोकतंत्र को हम अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं, लेकिन उस परिभाषा में और वास्तविक स्वरूप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंतर कभी कभार देखने को मिलता है जब हम व्यवहारिक पर्सपेक्टिव से देखने का प्रयास करते हैं। तो उसी क्रम में सरकार के द्वारा जो भी प्रयास लाए जाते हैं, जो भी योजनाएं लाई जाती है, उनमें बहुत सारे ऑप्शन आपके जो उंगली है उस पर गिना सकते हो, लेकिन उन तमाम ऑप्शन के एक जो क्रक्स है एक तरीके से वेलफेयर, यानी कि जन जो कल्याण है वो होता है। तो 2015 में जो दरअसल ये पहल लाई गई थी, जिसके माध्यम से डिजिटल इंडिया दरअसल ये कहा गया था, और उसी वक्त एक बात और आप ध्यान में रखे होंगे कि जो क्या उसको कहते हैं, भारत नेट परियोजना है ना, उसी वक्त भारत नेट परियोजना भी 2015 के आसपास आई थी। और भारत नेट परियोजना की जब आप इसको सिंगल वे में देखने का प्रयास करेंगे, तो इस योजना के माध्यम से ही जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, विशेष तौर पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बेहतर किया जा सकता है। हालांकि ये 10 साल यानी कि इतना दिन हो गया, और निसंदेह सरकार के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पे इसके ऊपर काम करा जा रहा है। अभी स्टारलिंक परियोजना आपने देखा भी होगा, जो एलोन मस्क की कंपनी है ना, वो दरअसल
सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की सुविधा हमारे देश में देने की बात कर रही, और जिस तरीके से अभी एनटी 36 का आंकड़ा इलोन मस्क और ट्रंप में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, निसंदेह भारत को एक तरीके से जगह देगा। अगर ऐसा होता है तो हमारी जो एक स्थिति रही, हालांकि ऐसा होने मात्र से बहुत ज्यादा नुकसान भी है, मैं नुकसान के बारे में बाद में बात करूंगा, फिलहाल फायदे की बात करता हूं कि अगर स्टारलिंक परियोजना जो है, जो सैटेलाइट वाली जो इंटरनेट वगैरह देने का, अगर वो भारत में हो जाता है, आई मीन सरकार के अनुमति के साथ, तो आप दुनिया के, मतलब भारत को तो छोड़िए, दुनिया के किसी भी कोने में आप रहेंगे, इनफैक्ट आप फ्लाइट में रहेंगे तब भी आप इंटरनेट की व्यवस्था, इंटरनेट की जो सुविधा वो ले पाएंगे। उसी क्रम में ये बातें कही जा रही कि जो आज हम डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं, हमारी जो ग्रामीण परिवेश है जहाँ इंटरनेट की सुविधा तकरीबन न के बराबर है, नगण्य है, तो वहाँ वो स्थिति बन पाएगी और अंततः हम एक तरीके से समावेशिता के साथ इन द सेंस ऑफ डिजिटल आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन इसमें किंतु परंतु वाली बात भी होती है, क्योंकि अगर हम बाहरी किसी भी कंपनी के द्वारा इस प्रकार के सेवाओं का आनंद लेते हैं, इन द सेंस, तो वित्तीय बोझ, एक वित्तीय समस्याएं भी उभर कर आती है। आपको पता होगा कि उनकी जो एक तरीके से ये है, एक महीने का तकरीबन 800 से लेकर 900 अराउंड आप मान ले तो 1000 रुपए के आसपास प्रति महीने का खर्चा आएगा अगर आप उस परियोजना का लाभ करेंगे तो। क्योंकि हमारे देश में 350 रुपए प्रति महीने देने में समस्याएं होती है, तो 3 गुना कहाँ से वहन कर पाएंगे। तो ये एक समस्या है। इस समस्या को कैसे समाधान में लाया जाता है, ये दरअसल सरकार तय करेगी। बहरहाल, तो भारत में दूरसंचार क्षेत्र के प्रमुख विकास चालक क्या है? इस चालक के क्रम में पहली बात हमने कहा कि सरकार के द्वारा नए नए लाए गए परियोजनाएं, और परियोजनाएं लाए जाने से, आई मीन जो पहल है, जो इनिशिएटिव है, इस प्रकार के इनिशिएटिव किए जाने से न सिर्फ सरकारी दरअसल प्रयास सफल होते हैं, बल्कि प्राइवेट प्रयास भी सफल होते हैं। क्योंकि इसके द्वारा जो ये पहल है, इसमें सरकारी, माफ कीजिएगा, इसमें जो प्राइवेट लोग हैं उनको भी आमंत्रित किया जाता है, उनको भी कहीं ना कहीं सहायता देने की बात कही जाती है। पीएलआई जो एक शब्दावली है, जिसमें ये संभवतः आप समझ पा रहे होंगे। टैक्सेशन में छूट दिया जाता है आपको, जो नीति नियमावली है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उस तरीके से आपको आगे बढ़ाया जाने का सरकार के द्वारा प्रयास होता है। तो निसंदेह जो बाहरी कंपनी है जो इन्वेस्ट करती है विशेष तौर पे, आई मीन इस क्षेत्र में आती है, और आई भी, वोडाफोन है, ये सब जो ये है, दरअसल सब बाहरी कंपनी है। और भारत में इस तरीके से बड़े पैमाने पे उनका विस्तार होने के पीछे का वजह कहने की सरकार के द्वारा समर्थित नीति भी है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगली बात कही जा रही वह नहीं है स्मार्टफोन का प्रसार। साथियों, कुछ दिन पहले आप 2020 के पहले की बात करें, कोरोना काल के पहले की बात, तो हमारी स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी, विशेष तौर पर स्मार्टफोन के मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। आज हम ऐसे स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां 146 के आसपास, लेट मी श्योर, 2023 के आंकड़ा है कि हमारे देश में तकरीबन 146 मिलियन जो स्मार्टफोन है उसकी बिक्री हुई है, वो बिके है, वो बाजार में आए हैं, दरअसल लोगों के पास आए हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में स्मार्टफोन का बिकना निसंदेह इस बात को भी परिलक्षित करता है कि हमारे देश में कहीं न कहीं जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हुआ। मान लीजिए गांव में कोई व्यक्ति फोन ले रहा, वो जियो का सिम यूज कर रहा, वो वोडाफोन, एयरटेल, जो भी चीजें वी आई आदि वगैरह उसका यूज कर पा रहा है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं अवसंरचनाएं बेहतर हुई है। इसका मतलब है कहीं न कहीं कि जो एक तरीके से उनका एक जरूरत है, उस जरूरत की पूर्ति हो पा रही। नहीं तो फिर मैं ऐसे जगह पे हूँ जहाँ इंटरनेट नहीं है, सेल फोन का टावर एक तरीके से नहीं है, तो मैं फोन नहीं लूंगा। तो कुल मिलाकर ये बात भी समझने की है कि जितना ज्यादा अवसंरचनाएं बनेगी, जितना ज्यादा एक तरीके से व्यापक आधार बनेगा डिजिटल का, दूरसंचार का, उतनी ही ज्यादा जो उससे संदर्भित उपकरण है, मोबाइल एक तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। क्योंकि पहले तो टावर लगाए गए होंगे, लोगों को बताया गया होगा कि आपके एरिया में टावर लग गया, आप चाहे तो 5G 6G जो भी ये चीजें आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो फिर लोगों का एक तरीके से जिज्ञासा बढ़ता है कि हाँ, अब दरअसल ये होना चाहिए। जैसे अभी मैं बात कह दूं, आप फोन खरीदने जाते हो, अगर वो कहे कि ये 5G नहीं है 4G है, तो निसंदेह उस फोन को खरीदने से पहले 4, 5, 10 बार आप सोचोगे, क्योंकि आपकी जरूरत की चीज फिलहाल है नहीं। वही अगर 5G का फोन है, 6G का दरअसल आपको आ रहा है, अगर उस प्रकार के नए अपडेटेड फोन है, तो निसंदेह आप उसको यूज में लाएंगे। तो वहनीय स्मार्टफोन का प्रसार हुआ। मैंने एक शब्द कहा स्मार्टफोन का प्रसार, लेकिन वहनीय यानी कि अफोर्डेबल एक तरीके से। आज से 10,000 12,000 में अच्छे फोन आ जाते हैं 5G, जबकि बहुत वर्षों पहले ये स्थिति बेहतर नहीं थी।
तत्कालिक तौर में अभी 12 का आप इसको 3 गुना कर ले, 36 से 37 यानी कि 38,000 के आसपास भी बहुत बेहतर फोन नहीं आते थे। आज ऐसी स्थिति है कि 5G 6 GB रैम जो भी आपकी एक जरूरत होनी चाहिए उस जरूरत के हिसाब से अंडर 15,000 बेहतर फोन आ जाता है। तो ये जो वहनीय स्मार्टफोन का प्रसार हो रहा है, तकरीबन 146 मिलियन के आसपास जो फोन है बाजार में बिक रहे, ये भी भारत के जो दूरसंचार क्षेत्र है इसको बढ़ाने में उत्प्रेरक का कार्य किया है ना। तो ये समझना है। अगली बात कही जा रही 5G की क्रांति। 5G की क्रांति के क्रम में एक और बात कही जाती है साथियों कि हमने 5G कब से शुरू हुआ। अभी तो तकरीबन जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, टियर 3 जो टियर 2 दरअसल एक तरीके जो शहर है उसमें 5G का आपको कमोबेश मिल जाएगा। ये शुरुआत दरअसल अक्टूबर के आसपास 2022 में 5G हुई थी। तो 5G का क्रांति भी एक उत्प्रेरक का कारक बना, जिससे कि हमारे देश में, विशेष तौर पे भारत में, हमारा देश भारत ही हुआ ना, दूरसंचार जो क्षेत्र है वो विकसित हुआ, वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ा। हालांकि 5G के ऊपर भी एक मैं सेशन लाऊंगा कि वर्तमान में स्थिति क्या है और आपके अर्थव्यवस्था के पर्सपेक्टिव से, तकनीकी यानी कि दूरसंचार के पर्सपेक्टिव से इसकी क्या भूमिका होगी। निसंदेह व्हेन आई विल गेट चांस डेफिनेटली आई विल टेक इट एज अ टॉपिक बेसिकली सेशन इन द सेंस। कोई बात नहीं। अगली बात है डिजिटल भुगतान में वृद्धि। और जब हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के क्रम में डिजिटल भुगतान की बात करते हैं साथियों, निसंदेह यूपीआई की बात आना, यूपीआई का जिक्र होना स्वाभाविक है, क्योंकि इसकी जो एक तरीके से कहते हैं ना, जो पहुंच है, जो रीच है, दुनिया के तकरीबन सभी देशों में पहुंच गया है। रीच इन द सेंस बात, जैसे अमेरिका की बहुत सारे जो नए नए तकनीक है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, शायद ही कोई देश होगा जहां इसकी बात ना होती हो। उसी प्रकार से जब भी बात डिजिटल पेमेंट की आती है, डिजिटल भुगतान प्रणाली की आती है, भारत द्वारा जो यूपीआई है, ये यूरोपीय यूनियन की जब हमने प्रयास करा था, उसको सेशन में लाया था, उसमें भी ये बात कही गई थी कि यूरोपीय यूनियन ने ये बात कहा है अपने लहजे में कि भारत जो है वो डिजिटल, विशेष तौर पे जो डिजिटल भुगतान है उसमें अग्रणी है और आने वाले वर्षों में भी और आगे इसी तरीके से ये बढ़ते रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और जब कोई विकसित कंट्री, जब कोई है ना ग्रुप ऑफ कंट्रीज विच मींस यूरोपीय यूनियन जैसे देश, माफ कीजिएगा समूह, अगर ऐसा कहता है तो निसंदेह आपकी व्यवस्थाएं बेहतर है। और है भी, मेरे पास आंकड़ा भी है। आंकड़ा ये कहता है कि 2017-18 के आसपास यानी कोरोना काल से पहले तकरीबन 92 करोड़ के आसपास वैल्यूएशन के सेंस 92 करोड़ के आसपास दरअसल ये चीज क्या कहते हैं इसको, ट्रांजैक्शन रहा होगा, ट्रांजैक्शन रहा मात्र 92 करोड़। इसमें इट मीन्स अंडर 100 करोड़। लेकिन ये स्थिति 2022-23 में कोरोना काल के बाद ये 92 करोड़ से लेकर के तकरीबन 80,000 करोड़ के आसपास, माफ कीजिएगा 8,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। 8,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से होना आपके दूरसंचार के क्षेत्र के साथ साथ जो डिजिटल भुगतान प्रणाली है उसकी भी मजबूती को एक तरीके से परिलक्षित करता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार, इसी के लिए तो इतनी जो मजबूती के साथ हम बढ़ रहे हैं डिजिटल क्रांति के दौर में, विशेष तौर पे यूपीआई के साथ। तो आप ये देख ले, सऊदी अरब देख ले, फ्रांस देख ले, फ्रांस देख ले, फिर नीचे क्या नाम है, सिंगापुर देख लें, ये सब जो देश है, ऑस्ट्रेलिया देख लें, ये सब जो देश हैं संभवतः आपके साथ इस यूपीआई को दरअसल ये करना चाह रहे हैं, मतलब इसकी स्थिति उनके देश में भी हो, इस प्रकार से स्मूथ ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बीच में डिजिटल ट्रांजैक्शन हो सके, वो इस व्यवस्था का पार्ट बनना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए गौरवान्वित का पल है ना। निसंदेह हमें इस बात को उल्लेखित करते हुए सर खड़ा करके ये समझना चाहिए कि हाँ कुछ तो हमने करा है इस क्षेत्र में। तो दरअसल हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं साथियों कि भारत में जो डिजिटल क्रांति, डिजिटल क्रांति नहीं, क्या कहते हैं, दूरसंचार क्रांति हुई, इस दूरसंचार क्रांति के क्रम में कौन से तथ्य हुए, कौन सा एक तरीके से उत्प्रेरक कारक रहे जिसके माध्यम से ये चीजें हुई, इस क्रम में हमने कई पॉइंट देखा। अगली पॉइंट कही जा रही ओटीटी में वृद्धि, यानी कि ओवर द टॉप। जैसे आप अमेजन प्राइम की बात कर ले, आप नेटफ्लिक्स की बात कर लें, आप एमएक्स प्लेयर की बात कर ले, हॉटस्टार की बात कर ले, बहुत सारे ऐसे हैं, अल्ट बालाजी की बात कर ले, ये तमाम जो ओटीटी प्लेयर हैं ये बहुत बड़ी संख्या में एक तरीके से जो एक कैप्चरेशन ऑफ ये कंज्यूमर है ना, उसको करा है। और निसंदेह बहुत तेज गति से वृद्धि होना ओटीटी का, ये भी एक तरीके से उत्प्रेरक का कारक रहा, जिसके माध्यम से दूरसंचार की एक तरीके से जो स्थिति है वो बेहतर हुई, वो बहुत सुदृढ़ हुई हमारे अर्थव्यवस्था के क्रम में। आगे बात कही जा रही है, हालांकि इसमें एक और बात कही जाती है, जब इसको समझने का प्रयास करते हैं तो आपको एक तरीके से बैंडविड्थ, जैसे शब्द उसको क्या कहते हैं हम लोग, हाई बैंडविड्थ यानी कि उच्च बैंडविड्थ, कहने क्या ही करें, हर जगह वही बात होती है। बैंडविड्थ कहने का मतलब हुआ ना एक तरीके से रास्ता,
स्पेक्ट्रम जिसको हम लोग दरअसल कह देते हैं। ये एक तकनीकी शब्द है जिसका मतलब ये होता है, जैसे मान लिया जाए मैं 50 व्यक्ति को अपने घर के आसपास ले जाना चाहता हूँ, एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना चाहता हूँ, तो निसंदेह उसके लिए कब संरचना चाहिए, सड़क चाहिए। तो उस सड़क की अपनी एक लिमिट रहती होगी। मैं ये समझाने का प्रयास करा कि स्पेक्ट्रम है क्या, है ना, जिसके माध्यम से हम बैंडविड्थ का ये बात कहते हैं। तो बैंडविड्थ कहने का आशय हुआ कि वो रास्ता जिसके माध्यम से जो फ्रीक्वेंसी है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो जाती है। अगर ज्यादा रेडियो फ्रीक्वेंसी होगी तो कुछ ज्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी रही बैंडविड्थ का, जो एक तरीके से प्रसार रहा, ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने के बाद इसको और विस्तार किया गया, और इसके वजह से जो फास्ट इंटरनेट है वो चल सकेंगे। क्योंकि बिना बैंडविड्थ का बढ़ाए, बिना इंटरनेट मतलब सॉरी इस हाई बैंडविड्थ के साथ इंटरनेट का प्रयोग कर पाना ओटीटी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो नाम ही ओवर द टॉप तमाम चीजें प्रसारित होगी ऑनलाइन। और नेट अगर 2G 3G के साथ अब अगर आप ये घूरते हुए देखेंगे तो निसंदेह व्यवस्थाएं अव्यवस्थित होगी और आप बहुत ज्यादा उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, मतलब उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ओवर द टॉप भी कहीं ना कहीं एक कारक बड़ा उत्प्रेरक का दरअसल कारण बना, जिसके माध्यम से हमारे देश में जो व्यवस्थाएं विशेष तौर पे कम्युनिकेशन दूरसंचार का वो व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ सका। बहरहाल मुझे गर्मी फील हो रही है आज को ज्यादा। अगली बात कही जा रही वर्क फ्रॉम होम यानी कि दूरस्थ कार्य और शिक्षा में का एक प्रभाव। कोविड-19 के पहले निसंदेह अगर आपके घर में कोई फोन होता, फोन में अगर कोई बच्चा लगा होता तो कहता यार क्या पढ़ाई, मतलब बच्चे को डांट पड़ती थी कि तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो फोन के सामने। लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है। कोविड-19 के बाद जिस प्रकार से जिस गति से ऑनलाइन एजुकेशन की स्वीकारता बढ़ी है, निसंदेह उसके आधार पर हमारा जो एक व्यापक जो पहुंच है एक तरीके से एजुकेशन का, वो गांव-गांव तक पहुंच गया है। जहाँ मोबाइल है, जहाँ इंटरनेट है, जहाँ एक तरीके से बैंडविड्थ है, वहाँ हमारी जो एजुकेशन की एक स्थिति है, गुणवत्तापूर्ण जो एक तरीके से एजुकेशन है जिसे हम ऑनलाइन एजुकेशन कहते हैं, वो पहुंच चुका है। और ऑनलाइन एजुकेशन का होना भी कहीं ना कहीं जो एक तरीके से दूरसंचार क्षेत्र है इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। दूसरी बात इसमें ये कही जाती है, दरअसल इसमें दो डेटा है। दरअसल बात यह है कि 2020 के पहले और 2020 के बाद कुल मिलाकर यह कहा गया कि जो डेटा यूज होता था उसमें 40 से 50% तक की वृद्धि हुई। निसंदेह जब ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर अगर जुड़ेंगे, उपभोक्ता जुड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जो डेटा यूज है वो बढ़ेगा ही। 40% तक बढ़ना कहीं ना कहीं ये बात बताती है। दूसरी बात इसमें ये कहा जा रहा अंततः कि कोविड-19 के पहले ऑनलाइन जो वर्क होते थे, गिग इकोनॉमी की बात कर ले, फ्रीलांसिंग की बात कर ले, ये बहुत ज्यादा व्यवस्थित तरीके से मजबूती की स्थिति में नहीं था। कोविड-19 के बाद कुछ ऐसा हुआ कि जो कहते हैं ना हाइब्रिड मॉडल में वर्क फ्रॉम होम, मान लीजिए मैं किसी ऑफिस में कार्यरत हूँ तो मैं चाहूँ तो अपने मतलब मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इन तमाम जो कार्य हैं उसको मैं घर से भी संपादित कर सकता हूँ। ये सही भी रहता है। मान लीजिए मैं किसी ऑफिस का मालिक हूँ या मैं किसी कंपनी का बॉस हूँ, और निसंदेह अगर आप मेरे ऑफिस में आओगे तो एसी का बिल है ना, कार्बन फुटप्रिंट, इस प्रकार की चीजों से कहीं ना कहीं उनको ये चीजें होंगी। अगर आप घर में रहते हो तो बहुत सारी समस्याएं आप अपने घर में रखते हो, बिजली वगैरह, ये तमाम चीजें। तो इस लिहाज से भी कहीं ना कहीं कंपनी द्वारा जो हाइब्रिड कार का जो स्वीकार्यता है बढ़ाने से भी जो कम्युनिकेशन सेक्टर है, जो एक तरीके से हमारा जो संचार क्षेत्र है वो बेहतर बढ़ा है। मजबूत स्थिति में पहुंचा है। सॉरी गाइस, व्हाई हैपन इन दिस वे, मुझे भी कभी कभी सोचना पड़ता है। कोई बात नहीं, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। डेफिनेटली ये सब धीरे धीरे चीजें सही होंगी, है ना। चलिए, तो ये कुछ उत्प्रेरक कारक रहे जिसे हमने समझने का प्रयास किया कि वाई हम लोग विकसित किए इस क्षेत्र में, तो उस विकसित होने के पीछे का उत्प्रेरक कारक क्या रहा, क्यों हम विकसित कर पाए, हमने विस्तार से देखा। आइए अभी हम समझने का प्रयास करते हैं कि अभी भी हमारे देश में बहुत सारी चुनौतियां बनी हुई है जो विकास के क्रम को बाधित कर रही है, विशेष तौर पर दूरसंचार के क्षेत्र को। तो भारत में दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियां कौन कौन से हैं, इस चुनौतियों के क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसमें पहली बात कही जा रही वित्तीय तनाव, है ना, फाइनेंशियल स्ट्रेस। एक तरीके से निसंदेह एक में डेटा आपके पास मैं लिख कर लाया था कहीं पे, 2023 में ये बात कही जा रही कि जो दूरसंचार कंपनीज हैं इनके ऊपर जो ऋण है, एक तरीके से लोन जो भी आप कह लें, तकरीबन 6.5 लाख करोड़ है, यानी कि 6.5 लाख करोड़ के आसपास ऋण का होना कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि निसंदेह, जैसे मैं इसको और अगर माइन्यूट लेवल पर समझाने का प्रयास करूं तो कोई भी कंपनी, विशेष तौर पे हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है,
जियो की बात कर ले, एयरटेल की बात कर ले, वोडाफोन की बात कर ले, वीआई की बात करें, जो भी है, अगर इनको कहीं ना कहीं लाभ नहीं होगा तो निस्संदेह इनके द्वारा जो रिसर्च और डेवलपमेंट के माध्यम से जो नई नई चीजें लाई जाती है वो बाधित होगी। दूसरी बात ये कही जा रही है कि अगर लाभ की स्थिति में नहीं होंगे तो बेहतर तरीके से जो एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन है अपने क्रियाविधि का, वो नहीं हो पाएगा। तो इस लिहाज से आपकी जो व्यवस्था है, दूरसंचार व्यवस्था है, वो संकुचित होती चली जाएगी। और संकुचन का आधार आपको देखने को मिला कि जो वोडाफोन और ये क्या नाम आइडिया, इतना संकुचित हो गए कि दोनों मिल करके एक हो गए। मतलब सॉरी, मैं मजाक के फॉर्म में ये बताया, लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली जो समस्या है वो ये है वित्तीय तनाव। अब इसमें एक आगे मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। उससे पहले वोडाफोन और आइडिया, ये दोनों के ऊपर एक आंकड़ा निकल कर आया था जिसमें ये बातें कही गई थी कि तकरीबन इस दोनों के आसपास, आई मीन इन दोनों के पास अकेले 2 लाख करोड़ का कर्ज है ना, 2 लाख करोड़ का वित्तीय भार है। तो इतने बड़े, मतलब 10-20 हजार नहीं, 2 लाख करोड़, और निस्संदेह जब आप इसके वैल्यूएशन को देखेंगे, हालांकि बाद में समायोजित जो समायोजन एक प्रणाली है जिसके माध्यम से सरकार के द्वारा या वित्तीय संस्थान के द्वारा एडजस्टमेंट करा जाता है, उसमें भी हम फिलहाल बात करेंगे आगे। तो वित्तीय तनाव के बारे में हमने समझा कि बहुत ज्यादा वो घाटे में रहती है, और इसके पीछे का वजह ये बताया जाता है कि सरकार, कहीं ना कहीं सरकार की भी थोड़ी बहुत जो नीतियां होती है वो समय दर समय बदलने के कारण भी ये समस्याएं उत्पन्न होती है। दूसरी बात इसमें ये कही जा रही कि उनके लाभ न होने के पीछे का वजह यह भी बताया जाता है स्किलफुल न होने का, आई मीन जो आपका कार्यबल है, जो लोग उसमें लगे हुए हैं, उनके पास बेहतर स्किल न होने के कारण भी ये व्यवस्थाएं होती है, मतलब ये समस्याएं उत्पन्न होती है। तो वित्तीय तनाव। अगली बात कही जा रही समायोजित सकल राजस्व, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप जब इकोनॉमी में पढ़े होंगे तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, समायोजित वित्तीय दरअसल एक तरीके से राजस्व, ये क्या है, ये मैं इसको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि 2.2 लाख करोड़ का जो आइडिया और वोडाफोन है उसके ऊपर कर रहा, उसी प्रकार से एक और डेटा आती है कि ये जो एयरटेल है, एयरटेल के ऊपर तकरीबन 4,000 करोड़ का ये था, ऋण था। समायोजन के माध्यम से, यानी कि एडजस्ट करने के माध्यम से इस 4,000 करोड़ को मात्र 1,800 करोड़ में दरअसल ये चीज करी गई, मतलब है ना, फिनिश कर दिया गया। इसको मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए मैं बैंक हूँ और कोई XYZ अमुक व्यक्ति जो दरअसल एयरटेल का मालिक है। एयरटेल का मालिक कौन है? जिंदल कौन है? जिंदल है, कौन है, जो भी रहो, मतलब उनकी फिगर दरअसल मैंने मेरे ध्यान में आ रहा पर नाम नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा कि अमुक व्यक्ति जो अपने एयरटेल की जो भी संस्था उसको चला रही है, मैं मान लीजिए कोई बैंक हूँ, आप SBI मान लो, मैंने, वो व्यक्ति मेरे पास आया और दरअसल ऋण वगैरह लिया, कुल मिलाकर के 4,000 का ऋण हो गया, 4,000 करोड़ का। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जहां वो ऋण देने में विफल है, आई मीन वो ऋण अब नहीं दे सकते। तो बात आई यहाँ पे कि ऋण नहीं दोगे तो क्या होगा, तब यहाँ पे सरकार के द्वारा मध्यस्थता करी जाती है या फिर किसी भी संस्था के द्वारा मध्यस्थता करी जाती है, और ये 4,000 करोड़ को कहा जाता है कि आप मात्र 1,800 करोड़ दें और फिर ये चीजें समाप्त हो जाएगी, ताकि आपकी स्थिति बनी रहे। जो इतनी, चूंकि स्वाभाविक तौर पे मान लीजिए अभी जियो को बाहर से हटा दिया अब अपने अर्थव्यवस्था से, तो आपकी जो अर्थव्यवस्था धड़ाम से नीचे गिर जाएगी, है ना। तो सरकार चाहती है कि जो एक तरीके से बैकबोन है दूरसंचार के क्षेत्र में, उनको सहायता करे। इसी क्रम में एयरटेल को सरकार की तरफ से ये बातें कही गई, आई मीन एक लोगों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप भी लगाया गया कि कहाँ 4,000 करोड़ और कहाँ 1,800 करोड़ में आप मान लिया। तो वही भाई भतीजा वाला जो है ना आरोप लगता है ना कि अडानी को आप ये बेच दिए, वो बेच दिए। बहरहाल वो तो गलियारों की बात है, राजनीतिक गलियारों की बात है। फिलहाल ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे क्षेत्र में, विशेष तौर पर दूरसंचार क्षेत्र है, इसमें संबंधित चुनौती के क्रम में समायोजन भी एक चुनौती है। क्योंकि अगर बैंक के ऊपर निसंदेह ये जो 18,000 करोड़ को 4,000 करोड़ की संपत्ति को, माफ कीजिएगा, ऋण को 1,800 करोड़ में ये करा गया, बाकी के पैसे सरकार ने वहन किया, तो सरकार के ऊपर अनावश्यक जो वित्तीय दबाव है वो भी बढ़ेगी। हो सकता था कि वो बाकी के पैसे जो सरकार ने उन्हें दिया उसको जन कल्याण में लगाया जा सकता था, उनके द्वारा स्कॉलरशिप जैसी जो व्यवस्थाएं हैं वो करी जा सकती थी, जिससे आपका एजुकेशन सिस्टम बेहतर होता। लेकिन इस प्रकार से समायोजन भी एक तरीके से बहुत बड़ी चुनौती उभर कर आती है, विशेष तौर पर ना सिर्फ हमारे इस दूरसंचार क्षेत्र के लिए बल्कि अर्थव्यवस्था के किसी भी खंड के लिए भी। तो इस बात को भी ध्यान में रखें कि समायोजन इज नॉट अ गुड थिंग। हाँ, ये कभी कभार हो, बहुत बड़े अप्रतिम सिचुएशन में हो तो चलता है, लेकिन जो कंपनियां हैं वो इस तरीके से सिचुएशन को ताना बाना बुनती है कि अंततः उन्हें समायोजन के स्तर पे आना पड़े। और बहुत बड़ा एक तरीके से घपला शब्द में यूज नहीं करना चाहूंगा ऑफिशियली, लेकिन हाँ आप समझ सकते हैं कि वो कुछ इसी प्रकार से करना चाहते हैं। बहरहाल,
तो दूसरी बातें रही समायोजित सकल राजस्व की बात। अगली बात कही जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप में जैसे कि मैं आपको बता दूं ग्रामीण वर्सेज अर्बन। ग्रामीण में कहा जाता है कि आज हमारे देश में मात्र, जैसे इसको कैसे मैं समझाऊं, चलिए मैं एग्जांपल को लेता हूं। मान लीजिए 57% और 133% ये बातें कही जा रही कि मान लीजिए जितनी आवश्यकता होनी चाहिए ग्रामीण परिवेश में उतना नहीं है, आधे के करीब है, तकरीबन 57% के आसपास है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो शहरों में है ना, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में है 100% होना चाहिए था, जबकि है 133%। मान लीजिए 100 व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति के पास एक एक फोन होने चाहिए थे, लेकिन उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो डबल फोन रखे हुए, यानी कि 133 फोन है। तो ओवर दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वहां, वहीं ग्रामीण में बहुत ज्यादा है। तो ये गैप जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके माध्यम से हम दूरसंचार क्षेत्र को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। हमारे देश में कहा भी जाता है कितना ज्यादा जनसंख्या है कि अगर व्यवस्थित तरीके से हम इन जनसंख्या को एक इंटरनेट के माध्यम से जोड़ते, फाइबर के माध्यम से जोड़ते, तो जो डेटा यूज है, जो संचार क्रांति की हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं अभी आना बाकी है। निसंदेह 10 के आसपास जो संचार क्रांति की बात होती है, अभी मुझे ऐसा मानना है, बहुत सारे ऐसे जो संपादकीय हैं, जो एडिटोरियल लिखते हैं, उनका ये मानना है कि संचार क्रांति आना भी बाकी है पूरे तरीके से। बहरहाल तो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगली बात कही जा रही है स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण। वही मैं बात कर रहा था स्पेक्ट्रम की बात। जैसे 2022 में 5G का नीलामी हुआ, जिसमें 1.5 लाख करोड़ का वो हुआ। तो विशेष तौर पे ये बातें कही जा रही कि पहली बात तो ये बहुत महंगा है, दूसरी बात इसमें ये कहेगी कि जो सुदीर्घ होना चाहिए, सुदीर्घ समयावधि के लिए, मतलब ये कि अगर मैंने 5G का स्पेक्ट्रम का वो करा है नीलामी में, दरअसल ये जीता एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं मिनिमम 20 साल का होना चाहिए, लेकिन 7 से 15 वर्षों तक की ये चीजें दी जा रही, जो संभवतः कई ऐसे वैज्ञानिक, माफ कीजिएगा, जो अर्थशास्त्री हैं, उनका यह मानना है कि ये स्थिति तकरीबन 20 साल तक होना चाहिए। 1.2 लाख करोड़ का अगर मैं स्पेक्ट्रम का नीलामी में ये करा है, तो मुझे उसके ऊपर भी और खर्च होंगे। उस खर्च को एक तरीके से लाभ में बनाने के लिए मुझे समय चाहिए, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। अगर आप समय नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं लाभ बहुत ज्यादा अर्जित नहीं हो पाएगा। अगर बहुत ज्यादा लाभ अर्जित नहीं होगा तो दूसरे जो क्षेत्र है एक तरीके से, वहां आपके जो FDI है वो आने से बचेंगे, या फिर इस समयावधि के बाद जो भी बड़े या फिर अन्य टेलीकॉम जायंट है वो जुड़ने से बचेंगे। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ तो समय बहुत ज्यादा आप नहीं दे रहे, लाभ का स्थिति नहीं बन रहा। तो इसलिए कि ये आपका लाभ का स्थिति बन सके, लोग आपसे और ज्यादा FDI का वो ये कर सके, इसलिए समयावधि को बढ़ाया जाए। कोई बात नहीं। अगली बात कही जा रही सेवा गुणवत्ता। निसंदेह सर्विस क्वालिटी बहुत बहुत प्रारंभिक, मतलब कि पहली चीजें ये होनी चाहिए, क्योंकि सर्विस से बहुत ज्यादा, अगर मतलब आपने 100 रुपये में 3 महीने की बात मतलब ये कर दिया कि 100 रुपये आप ये रिचार्ज करो, 3 महीने 4 महीने तक इंटरनेट यूज कर सको, लेकिन आपने क्वालिटी दी ही नहीं, वो बफरिंग कर रहा है ना, तो निसंदेह आप कितने भी सस्ता दे दो, लोग उससे ये नहीं करेंगे। दूसरी बात, इसमें एक पक्ष ये भी कहा जाता है कि वर्तमान दौर में भारत में जो टेलीकॉम सेक्टर है, जो राशि है वो दरअसल 5G का ली जाती है। जो 350 रुपया कहा जाता है कि टोटली अनलिमिटेड 5G, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और पैसे 5G लेकर के 4G भी नहीं दे पाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्याएं हैं विशेष तौर पर गुणवत्ता को लेकर। अगली बात कही जा रही साइबर सुरक्षा खतरा। एक डेटा मेरे पास है कि 2023 के आसपास, 2022 में बेसिकली एक साल में 13 लाख साइबर क्राइम हुए, साइबर हमले हुए। और ये वो हमले हैं जो दरअसल नोटिस करे गए आपके, मतलब नोटिस करना मतलब ये कि सरकार ने उसे एक तरीके से मतलब ये करा, पहचान में लिया। बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं जो संभवतः हमारे संज्ञान में आते भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के 13 लाख है जो संज्ञान में आए, जो एक तरीके से सरकार के नजर में है। नजर में ना हो तो फिर अगर उसको काउंटिंग करना चाहे तो निसंदेह ये आंकड़ा कितना दूर जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि आज हमारे देश में एक तरफ आप डिजिटल क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र में डिजिटली जो चीजें हैं, जो आपका जो क्या नाम है, टेलीकम्युनिकेशन जो क्षेत्र है, उसको आप ये जोड़ते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर आने वाले खतरे के लिए आप बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती उभर कर आ रही है। इस चुनौती को निपटने के लिए सरकार ने कई ऐसे प्रयास किए हैं, निसंदेह उस प्रयास के लाभ हुए हैं, और इसमें जन जागरूकता की भी बात करी जाती है। हम कई दफा इसके बारे में बात कर चुके हैं।
अगली बात है, तो ये कुछ बातें रहे साथियों जिसमें हमने समझने का प्रयास किया कि कैसे हमारे समक्ष दूरसंचार क्षेत्र में चुनौतियां हैं। आगे आप सरकार के टैक्सेशन को भी जोड़ सकते थे। सरकार के बार बार नीति बदलने का भी एक कारण माना जाता है, जिसके वजह से ये व्यवस्थाएं दरअसल समस्या में घिर जाती है। बहरहाल अगली बात कही जा रही कि खैर, तो ये रहे हमारे साथियों, ये कुछ रहे हमारे प्रयास जिसके माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया। निसंदेह ये व्यवस्थाएं सुधरेगी अगर सरकार के द्वारा कई बार, है ना, इसे अगर जेन्युइन तरीके से, पारदर्शी तरीके से अगर करा गया तो निसंदेह ये व्यवस्थाएं और बेहतर होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही साथियों, मिलते हैं कल अपने निर्धारित समयावधि के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुभ रात्रि आप सभी को।